मैं योगेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय, भीलवाड़ा। आज बीए पार्ट सेकेंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के हमारे जो निरंतर चलने वाला विषय है कृषि प्रदेश, तो उसके संदर्भ में मैंने हंटिंगटन के द्वारा जो कृषि प्रदेश बताए गए थे उनके बारे में बताया। उसके बाद अन्य विद्वानों के द्वारा जो कृषि प्रदेश बताए गए और किन किन आधारों पर हम विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम कृषि प्रदेशों की विशेषताएं जानते हुए कृषि प्रदेश के जो प्रकार हैं और उनका विस्तार किन क्षेत्रों में है उसके संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। तो उन कृषि प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं और उनका जो पूरे विश्व के अंदर विस्तार है वो किस प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियों में है, उन भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव वहाँ के निवासियों और वहाँ के कार्यशैली पर किस प्रकार से पड़ा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग यानी चलवासी पशुचारण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पशुचारण भी कृषि से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय है और ऐसा माना जाता है कि स्थायी कृषि और आखेट की जो अवस्था है उससे उसके मध्य में कोई एक ऐसी स्थिति रही कि जिसमें आखेट के बाद मानव समुदाय ने कुछ ऐसे पशुओं का चयन किया जो पालतू बनाए जा सकते हैं, जिनमें बकरी, भेड़, ऊँट, गाय, भैंस, कुत्ता, इस प्रकार के जानवर जिन्हें पालतू बनाया जा सकता, उन्हें पालतू बनाकर और उनके द्वारा अपना जीवन यापन करने का प्रयास किया। और इस तरह से प्रारंभिक रूप से हम ये मान सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में मानव समुदाय ने जिन पालतू पशुओं को पाला और उन्हें उनकी अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहे और इस प्रकार से पालतू पशुओं के चारण पालतू पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर और उन पशुओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। इस प्रकार से यह भी एक आदिम कृषि प्रकार है, लेकिन इसमें भौगोलिक परिस्थितियां उसके लिए बहुत अधिक उत्तरदायी हैं। यह एक जीवन निर्वाहक कृषि का स्वरूप है और इसमें प्राकृतिक चारागाह जो पृथ्वी पर फैले हुए हैं उनका इसमें बड़ा अहम भूमिका है। प्राकृतिक चारागाहों में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ पर वर्षा सामान्यतः कम होती है और परिस्थितियाँ इस प्रकार की नहीं होती कि जिनमें कृषि कार्य किया जा सके या जहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं है वहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में मानव समुदाय ने स्थानांतरणशील पशुचारण के व्यवसाय को महत्व दिया और उसे अपनाया। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु हो सकती है, अर्ध शुष्क जलवायु हो सकती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो सकती है और विश्व के वे क्षेत्र जो महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में हैं या महाद्वीपों के मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या अर्ध मरुस्थलीय दशाओं वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार का जो चलवासी पशुचारण जो है वो देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो आज वास्तव में व्यापारिक स्तर पर गेहूं उत्पादक क्षेत्र बने हुए हैं, तो उनमें भी वे क्षेत्र जहां पर जल आपूर्ति बहुत कम है, विशेष रूप से मध्य एशिया के वो क्षेत्र कैस्पियन सागर से लगा के और मंगोलिया और चीन का जो उत्तरी भाग है वहाँ तक फैले हुए वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, शीत अत्यंत कठोर होती है, तो इस प्रकार से जो चारागाह मौसम के अनुसार विकसित होते हैं वहाँ पर चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। इसके अलावा अटलांटिक के तटों के सहारे, अटलांटिक का जो तट है उसके सहारे और भूमध्य सागर के जो दक्षिणी भाग में स्थित सहारा मरुस्थल है वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। और
छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उसके अंदर एशिया के अंदर प्रेरीज है, और हाँ क्षमा करें, एशिया में स्टेपीज है और अमेरिका के अंदर प्रेरीज है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर पंपास है, और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर डाउन्स वेल्स है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेल्स है। इस प्रकार के जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो प्राकृतिक रूप से चरागाह रहे हैं, जहाँ पर अब मानव समुदाय ने कॉमर्शियल बेसिस पर यानी व्यापारिक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जहाँ पर वर्षा की कमी है, जहाँ पर शुष्कता है, अर्धशुष्क जलवायु है, वहाँ पर अभी भी चलवासी पशुचारण एक प्रमुख कार्य हो गया है। चलवासी पशुचारण कृषि के विकास की वह अवस्था है जो आखेट तथा संग्रह एवं स्थानबद्ध कृषि के बीच की है। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि स्थायी रूप से मानव ने जब निवास करना प्रारंभ किया तब कृषि का प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पहले वह चलवासी पशुचारण के रूप में कुछ कृषि कार्य भी करता था और पशुओं को पालता था। विशेष रूप से मौसमी स्थानांतरण करते हुए पशुचारण का ये जो स्वरूप है ये आदिम प्रकार का है। अब इस स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। चलवासी पशुचारण को स्थानबद्ध कृषि की एक शाखा माना जा सकता है, और विगत वर्षों में उन्नत कृषि तकनीकों तथा सिंचाई का विकास तथा विश्व के अनेक भागों में स्थायी पशुपालन के विकसित हो जाने के कारण सीडेंट्री एग्रीकल्चर यानी स्थानबद्ध कृषकों ने सीमांत क्षेत्रों की ओर प्रसार किया। सीमांत क्षेत्रों से अभिप्राय ये वो क्षेत्र है जो पारंपरिक क्षेत्रों की सीमाओं पर है, क्योंकि पारंपरिक क्षेत्रों में तकनीकी विकास ने स्थायी पशुपालन और उन्नत पशुपालन का ने स्थान ले लिया है। इस कारण से ये ऐसे चलवासी कृषक जो है उन क्षेत्रों के सीमांत की ओर स्थानांतरित हो गए, जिससे चलवासी पशुचारण का महत्व बहुत घट गया है। यह एक प्रकार की पतनोन्मुख या ये कहना चाहिए कि अब लगभग नहीं के बराबर इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अफ्रीका का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी बहुत विस्तार से इस प्रकार का कार्य देखने को मिलता है। चलवासी पशुचारण का जो वितरण है उसको यदि हम देखें तो उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में प्रचलित है। उत्तरी अफ्रीका जैसा मैंने बताया आपको सहारा मरुस्थल है। मध्य पूर्व जिसके अंदर अरब के जो देश है, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतार, बहरीन और यमन, ओमान, ये देश है जहाँ पर पारंपरिक रूप से पशुचारण का कार्य होता है, और ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर। और अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका में जो सवाना क्षेत्र है वहाँ पर फुलानी, पूर्वी अफ्रीका में मसाई लोग जो एक पहाड़ी पठार पर रहते हैं, मसाई लोग, इथोपिया सूडान के न्यूबा, बोत्सवाना यानी दक्षिणी अफ्रीका के बांटू तथा हॉटेंटॉट, सहारा के तुआरेग तथा सऊदी अरब के बद्दू प्रमुख चलवासी पशुचारक हैं। तो विशेष रूप से आपने देखा कि मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी विशेष रूप से उत्तरी सहारा का क्षेत्र और दक्षिण के अंदर जो बोत्सवाना और कालाहारी मरुस्थल है उसमें इस प्रकार की जनजातियां अभी भी चलवासी पशुचारण कृषि से संबंधित है। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया तक, उत्तरी चीन तक खिरगिज एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो घुमक्कड़ जनजाति है और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कज्जाक एवं कलमुक प्रमुख चलवासी पशुचारक है ये। और साइबेरिया का जो क्षेत्र है जो टुंड्रा जलवायु वाला है उसमें याकुत, सामोइड और कोरियाक तथा स्कैंडिनेविया जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी यूरोप का ये भाग है, इसमें लैप्स भी चलवासी पशुचारक रहे हैं। किंतु अब जैसे जैसे तकनीक का विस्तार हो रहा है इनके जीवन शैली के अंदर परिवर्तन आ रहा है और ये पशुपालन को स्थायी रूप से निवास करके और उसका पशुपालन कर रहे हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इन चलवासी पशुचारण की जो विशेषताएं उसके अंदर चलवासी पशुचारक एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसे पशुपालन का मूल स्वरूप कहा जा सकता है। यह शुष्क प्रदेशों के दोहन का एक निर्वाहक रूप है। निर्वाहक रूप से अभिप्राय जिसमें स्वयं के और अपने परिवार के भोजन और सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसमें किसी भी तरह का व्यापारिक स्वरूप देखने को नहीं मिलता।
और जो भूमि है उस पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, विस्तृत भूमि का उपयोग इसमें किया जाता है और पशुओं को पालने के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है वो इसमें काम में ली जाती है और सामूहिक रूप से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर जाते हैं, जहाँ पर घास की उपलब्धता है। मौसम के अनुसार ये घास की उपलब्धता परिवर्तित होती रहती है, इस कारण से इनमें स्थानांतरण जो है, मौसमी स्थानांतरण एक आवश्यक प्रवृत्ति बन गई है। इनका जो जीवन यापन है वो पशुओं और पशुओं से प्राप्त पदार्थों पर ही निर्भर करता है, जैसे दूध, मांस, खालें, बाल आदि पदार्थ अपने भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति इसके द्वारा ये करते हैं। इस प्रकार निर्वाहक कृषकों की भांति चलवासी पशुचारक भी मांस की अपेक्षा खाद्यान्नों का अधिक सेवन करते हैं। सामान्यतया मांस के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाता। ऐसा सभी मानव समुदाय में देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर कुछ मानव समुदाय जो है मांस के लिए पशुओं का वध भी करते हैं। स्थानीय एवं भौतिक सांस्कृतिक दशाओं के अनुरूप ही चलवासी लोग पशुओं का प्रकार तथा संख्या का चयन करते हैं। यानी इनके जो पशु झुंड है उसमें कितने संख्या में पशु होंगे और कौन से होंगे, ये वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ग प्रदेश में सर्वाधिक अनुकूल पशु का चुनाव करता है। ये जरूरी बात यह है क्योंकि वे पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है, इसलिए ऐसे पशुओं का चयन करते हैं जो उस भौगोलिक क्षेत्र में अपने आप को जीवित रख सकें और स्वस्थ रह सकें। और इनकी चूँकि इनकी जीविका पशुओं से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित होती है, इसलिए पशुओं के चयन में भिन्नता देखने को मिलती है। उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व में, उत्तरी अफ्रीका मतलब सहारा, मध्य पूर्व का मतलब एशिया का मध्य पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंदर सऊदी अरब, कुवैत, कतार, बहरीन, ओमान, यमन, इराक, ईरान, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें ऊँट सबसे उपयुक्त पशु है। इसके अलावा घोड़े, भेड़, बकरियां अन्य पशु उपयोगी पशु है। ऊँट शुष्क जलवायु में सर्वाधिक समायोजित पशु है। यह जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है। इससे दूध तथा ऊन प्राप्त किया जाता है तथा भार वाहन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बकरियां मजबूत और गतिशील पशु है। यहाँ पर बकरियों के संदर्भ में हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बकरियां अत्यंत कठोरतम परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव करती है, अपने आप को जीवित रखती है और बहुत ही अधिक वातावरण के प्रति अनुकूलन का स्वभाव रखती है। इस कारण से बकरियां प्रायः ऊँटों के साथ या अन्य पशुओं के साथ पाली जाती और सभी प्रकार की वनस्पति पर यह निर्वाह कर सकती है। टर्की के अनातोलिया पठार की अंगोरा बकरी उत्तम प्रकार का ऊन प्रदान करती है। भेड़ें मजबूत पशु है जो थोड़े से चारे तथा जल पर निर्वाह कर सकती है। एशियाई मरुस्थलों में भेड़ बकरियां अधिक पाई जाती है। बेहतर चारे तथा जल वाले क्षेत्रों में मवेशी भी पाले जाते हैं। जहाँ पर चारे की उपलब्धता ज़्यादा है, जहाँ जल की उपलब्धता है, वहाँ पर मवेशी से अभिप्राय दूध देने वाली गाय, भैंस, इनका पालन किया जाता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मवेशी अधिक संख्या में मिलते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में घोड़े मुख्यतः पाले जाते हैं। विशेष रूप से जो मंगोलिया क्षेत्र है वहाँ पर घोड़ों को पालने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भारवाहक पशुओं के रूप में याक भी महत्वपूर्ण पशु है जो उच्च पर्वतीय और शीतल प्रदेशों के अंदर इनको पाला जाता है। यह एक मजबूत पर्वतीय पशु है, यानी याक, जो मांस, दूध तथा खाल के अतिरिक्त भार वहन के लिए भी उत्तम है। लामा, अल्पाका तथा विकुना ऊँट प्रजाति के पशु हैं जो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में पाले जाते हैं। इनमें उत्तम ऊन प्राप्त होती है तथा ये भार वहन में भी काम में लिए जाते हैं। स्कैंडिनेविया, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कैंडिनेविया नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यानी ये यूरोप का उत्तरी भाग है जो उच्च अक्षांशों में आता है और पर्वतीय क्षेत्र है, तथा साइबेरिया के आर्कटिक तथा उप आर्कटिक क्षेत्रों में रेंडियर सबसे प्रमुख पशु है। रेंडियर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अत्यंत शीत जलवायु में एक हिरण प्रजाति का पशु है जो भार वाहन के लिए भी काम में आता है। मांस और दूध और खाल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इन चलवासी पशुचारकों का जो परिवार के लिए पोषण है, पशुओं की संख्या वो निश्चित इस पर होती है कि एक चलवासी परिवार अपने लिए 25 से 60 भेड़ बकरियां तथा 10 से 15 ऊँट रखता है और इस प्रकार से उनका काम इनसे चल जाता है।
विपरीत परिस्थितियों में यानी अतिशय अकाल या अतिशय शीत या कभी कभी पशुओं के झुंड को बहुत क्षति पहुंचती है, जिससे चलवासी पशुचारक अपने पशुओं की नस्ल सुधारने तथा पशु रोगों की रोकथाम का कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं। संभवतः इसलिए वे किसी एक पशु की अपेक्षा मिश्रित पशु झुंड रखते हैं। वे मजबूत किस्म के पशु नस्लों पर अधिक जोर देते हैं जो शीत को सह सके या तीव्र गर्मी को सह सके। चलवासी पशुचारक निरंतर या रुक रुक कर स्थानांतरण करते हैं, किंतु वे अनियमित रूप से नहीं भटकते। इसका अभिप्राय ये है कि उन्हें पता है कि किस मौसम में कहाँ पर जाना है, कहाँ पर पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध होगा, तो वे उनका जो स्थानांतरण है वो एक निश्चित वर्ष के एक चक्रीय रूप में होता है कि कौन से क्षेत्र में कब जाना है, वापस वहाँ से कब लौटना है। इस प्रकार से उनमें एक नियमितता देखने को मिलती है और साथ ही उनके अंदर एक क्षेत्रीय भावना भी होती है कि ये क्षेत्र हमारा है, और उस कारण से वहाँ पर कबीलाई संस्कृति और उनके अंदर झगड़े भी इस बात के लिए होते हैं कि ये पशुचारण का क्षेत्र हमारा है या किसी और का है, और उस पर विवाद हो सकता है। सामान्यतः ये आपस में प्रेम से रहते हैं, लेकिन केवल आपातकाल युद्ध के समय या दूसरे वर्ग के आक्रमण हो जाने पर उसका जवाब देते हैं, वरना ये शांति प्रिय है। प्रत्येक वर्ग का एक निश्चित क्षेत्र का नियंत्रण होता है जिससे अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त चारा और जल प्राप्त करते हैं। उनके क्षेत्र का विस्तार उनकी संपत्ति तथा शक्ति पर निर्भर करता है। चलवासी पशुचारक प्राय 5 या 6 परिवार की इकाइयों में बटे होते हैं। उनके मार्ग उनके जल स्रोतों के अनुभवों का पर आधारित होते हैं तथा शुष्क एवं आर्द्र ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं। उनके पशुओं की दशा तथा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता भी उनके स्थानांतरण के प्रतिरूप को प्रभावित करती है, जो 3 प्रकार के होते हैं। एक चारागाह से दूसरे चारागाह में निरंतर स्थानांतरण, दूसरा प्रकार है मरुस्थलों पर एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत की ओर स्थानांतरण, तथा मौसमी प्रवाह ट्रांसह्यूमेंस, जिसमें पर्वतीय उच्च भूमि तथा निम्न भूमियों की चारागाहों में मौसमी स्थानांतरण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्थानांतरण के 3 कारण हैं। एक तो ये कि एक चारागाह में ख़त्म हो गया भोजन तो दूसरे चारागाह में चले जाना। दूसरा प्रकार है मरुस्थलों में, जहाँ एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत के मध्य उनका स्थानांतरण होता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखा गया कि जब शीतकाल होता है तो वे तलहटी के अंदर या निचले भागों पर उतर आते हैं, और वसंत काल या ग्रीष्म काल होता है तो वे पर्वत के उच्च भागों पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में चारागाह विकसित रूप में मिलते हैं। चलवासी पशुचारकों के विभिन्न प्रकार के स्थानांतरणों के अनेक उदाहरण हम पृथ्वी पर देख सकते हैं। उपार्कटिक प्रदेश के चलवासी पशुचारक ग्रीष्म काल में टुंड्रा में प्रवास करते हैं तथा अफ्रीका के मरुस्थलीय सीमांतों के मवेशी चरवाहे वर्षा ऋतु में मरुस्थलों की ओर स्थानांतरण करते हैं। मरुस्थल के बद्दू चरवाहे निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, यानी वे सामान्यतया वास्तविक जलवासी पशुचारक है। कज्जाक लोग मौसम तथा पशुओं के चारण से संबंधित वर्ष में 6 प्रमुख प्रवास करते हैं। चलवासी पशुचारकों का जीवन पूर्णतया पशुओं पर निर्भर होता है, जो उनके भोजन, वस्त्र, परिवहन, आवास की सुविधाएं प्रदान करते हैं। चलवासी लोगों के पास बहुत थोड़ा सामान होता है और वे अस्थायी घरों में रहते हैं, जैसे यूर्त यानी डेरे। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति काफिला व्यापारियों द्वारा की जाती है। कुछ चलवासी वर्ग देर तक एक ही स्थान पर ठहरते तथा कुछ फसलों का उत्पादन भी लेते हैं। चलवासी पशुचारण का जो ये प्रवृत्ति है अब पतनोन्मुख है, अर्थात अब इस प्रकार के जो नोमैड्स हैं या जो चलवासी पशुचारक हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे देशों की सरकारें उनके प्रति अधिक सहिष्णु और उनकी सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है, साथ ही तकनीकी विकास ने भी इनके इस स्वरूप में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है। अर्ध चलवासी हो गए हैं। वास्तविकता ये है कि ये जो पूर्ण रूप से चलवासी पशुचारक थे वे अर्ध चलवासी या मौसमी चरवासी हो गए हैं। अर्ध चलवासी या स्थानबद्ध हो रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ, चीन, मिस्र, इजराइल, सऊदी अरब, सीरिया आदि की राष्ट्रीय सरकारों ने उनके पुनर्वास के बहुत प्रयास किए, किंतु चलवासी लोगों की उनमें अधिक रुचि नहीं है। यह भी एक प्रकार है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अपने जो इनकी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उस संस्कृति के कारण ये स्थायी रूप से निवास करने को अब ठीक नहीं मानते, या इनको लगता है कि हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना रहन सहन है, हमारे अपना एक जीवन शैली है, हम उसी के अनुरूप ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल या आरामदायक मानते हैं। इस कारण से सरकारों के जो प्रयास है कि हम इन्हें बसा दें, तो वो उनके स्वभाव या उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। इस कारण से वे उसे
बहुत अधिक मात्रा में पसंद नहीं करते। इस प्रकार से हमने देखा चलवासी पशुचारक पूरे विश्व के संदर्भ में भौगोलिक परिस्थितियों से किस प्रकार से प्रभावित हैं, और ये इस प्रकार का एक स्वरूप है जिसमें हम ये देखते हैं कि भूगोल का जो मुख्य आधार है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य जो समायोजन है और किस प्रकार से प्रकृति और मानव एक दूसरे के साथ समायोजन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। और इस प्रकार का ये स्वरूप आदिम प्रकार है, लेकिन फिर भी अभी भी विश्व के कई भागों में हम इस प्रकार के चलवासी पशुचारक कृषि प्रदेश देख सकते हैं। मेरा अगला जो लेक्चर है वो अन्य कृषि के प्रकारों के संदर्भ में होगा, जो अगले लेक्चर में मैं इसको पूर्ण करूँगा। धन्यवाद।